नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में। हमारा फिजिकल और बर्ड ज्योग्राफी का ये लेक्चर नंबर 3 है। फर्स्ट लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, सेकंड लेक्चर में हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ चुके हैं और थर्ड लेक्चर में आज हम सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जानेंगे कि तारे का मतलब क्या होता है, हमारा जो सूर्य है वो हमारी पृथ्वी से कितनी दूर है, उसके चारों तरफ कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं और ये तारे कैसे बनते हैं। और इसके बाद में हम उन सभी 8 जो ग्रह माने जाते हैं हमारे सौर के चारों ओर, उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो थोड़ा सा लास्ट लेक्चर का मैं रिवाइज करा देता हूं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आज से 13.5 अरब साल पहले, आज से 13.7 अरब साल पहले वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है, बिग बैंग यानी महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। मैंने बताया था कि दो गैलेक्सियों के बीच में दूरी बढ़ती जा रही है समय के साथ। वैज्ञानिकों ने सोचा कि अभी समय के साथ में दूरी बढ़ती जा रही है, तो किसी समय पीछे जाएं तो ये किसी एक बिंदु पे संकेंद्रित रहे होंगे। तो उस बिंदु का उन्होंने नाम दिया था विलक्षणता यानी सिंगुलरिटी। फिर उन्होंने बोला कि इस विलक्षणता में, सिंगुलरिटी में अचानक से विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद में ब्रह्मांड बनने लग गया। उस समय मैंने बताया था हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई थी 4.5 अरब वर्ष पहले हुई थी। पृथ्वी की उत्पत्ति से कुछ समय पहले ही सूर्य जो हमारा तारा है वो बना था। तो सबसे पहले समझते हैं कि तारे का मतलब क्या होता है। तारा तो आपने सुना ही होगा, तारा शब्द रात में जो आप टिमटिमाते हुए देखते हो सभी के सभी तारे हैं। तारे का मतलब होता है स्वयं का प्रकाश। क्या हुआ? स्वयं का प्रकाश। अब ये स्वयं का प्रकाश कहाँ से आएगा? मैंने आपको शायद लास्ट लेक्चर में भी बताया था, दो तरीके की प्रक्रियाएं बताई थी आपको। एक होता है नाभिकीय संलयन, एक होता है नाभिकीय विखंडन। हम जो परमाणु बम बनाते हैं, हमारे जितने भी देश हैं, जैसे कि परमाणु बम संपन्न देश हैं, अमेरिका, रूस, चीन, भारत, उत्तरी कोरिया, पाकिस्तान भी उनमें शामिल है। तो जो परमाणु बम होते हैं वो प्रक्रिया होती है परमाणु विखंडन की। उसमें परमाणु के बड़े पदार्थ को, यूरेनियम 235 को दो छोटे छोटे पदार्थों में बांटा जाता है। और एक होती है परमाणु संलयन, जिसमें छोटे छोटे जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को जोड़ के हीलियम बनाया जाता है और हीलियम बनने के साथ साथ में ऊर्जा निकलती है। लेकिन परमाणु संलयन की प्रक्रिया करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, बहुत ज्यादा, यानी 10 की घात 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास में तापमान चाहिए, जो नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। माना जाता है कि हमारी पृथ्वी पे अभी शायद अमेरिका और रूस ने ही पर हाइड्रोजन बम बनाए, परमाणु संलयन वाली क्रिया, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। कुछ समय पहले हमने सुना था कि उत्तरी कोरिया, किम जोंग उन वाला, तो उन्होंने भी हाइड्रोजन बम बना लिया है। वैसे कोई ऑथेंटिकेशन गारंटी नहीं है, क्योंकि वहां की सूचनाएं दब जाती हैं, वो गलत सूचनाएं भी निकाल देते हैं। बस अनुमान लगाया था कि आसपास के क्षेत्र में भूकंप आया, तो उन्होंने आसपास में अनुमान लगाया कि हो सकता है कि उत्तरी कोरिया ने हाइड्रोजन बम बना लिया हो। तो हाइड्रोजन बम जो होता है वो परमाणु संलयन पे होता है, और जो परमाणु बम हम यूज करते हैं वो होता है नाभिकीय विखंडन या परमाणु विखंडन पे। तो मैं एक बार इन दोनों को आपको समझा देता हूं। एक होता है परमाणु विखंडन और एक होता है परमाणु संलयन। परमाणु संलयन, परमाणु विखंडन में यूरेनियम का 235 वाला जो पदार्थ है वो टूट जाता है दो पदार्थों में, एक्स और वाई में, और उसके साथ में ऊर्जा निकलती है। ये आपको याद रखना है। हमारा जो परमाणु बम बनता है वो इस ऊर्जा से बनता है, जो अमेरिका ने सबसे पहले 1945 में जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया था। उन परमाणु बमों के नाम भी याद रख सकते हो आप, लिटिल मैन और फैट बॉय। 9 अगस्त और 6 अगस्त को गिराए थे 1945 में। तो वो होता है परमाणु बम, ये परमाणु विखंडन की प्रक्रिया से बनता है। दूसरा होता है परमाणु संलयन। परमाणु संलयन में हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके बनाते हैं हीलियम, और इनके साथ में ऊर्जा निकलती है। इन दोनों को यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ती है दोनों को ही, लेकिन इसमें कम एनर्जी देनी पड़ती है, और इसे हम मनुष्य आराम से बना सकते हैं परमाणु बम को। लेकिन हाइड्रोजन बम बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, वो नॉर्मल कंडीशन में कोई देश नहीं बना पाता है। हमारे भारत के पास में कोई हाइड्रोजन बम नहीं है। माना जाता है, एक्चुअली में गारंटेड नहीं है कि उत्तरी कोरिया ने बना लिया होगा या नहीं बनाया होगा, लेकिन माना जाता है शायद उत्तरी कोरिया ने बना लिया हो। ऐसे अमेरिका के पास भी कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है कि अमेरिका ने भी बना लिया है, लेकिन माना जाता है शायद अमेरिका और रूस के पास हाइड्रोजन बम है, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज्यादा है, हाई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, परमाणु विखंडन होता है और एक परमाणु संलयन होता है। अच्छा, जब बात चल रही है तो इसके मैं उपयोग भी बता देता हूँ। कोई भी प्रक्रिया होती है उसके पॉजिटिव उपयोग होते हैं और उसके नेगेटिव उपयोग होते हैं। अब परमाणु ऊर्जा या परमाणु विखंडन से जो ऊर्जा निकल रही है, इसके दो उपयोग हो सकते हैं। एक हो सकता है पॉजिटिव उपयोग और एक हो सकता है नेगेटिव उपयोग। पॉजिटिव में आप
सबसे पहले नेगेटिव बात करते हैं। नेगेटिव में आप उस परमाणु बम को किसी भी शहर पे गिरा दो, किसी भी देश पे गिरा दो, वहां पे विनाश कर दो, ये हो गया उसका नेगेटिव उपयोग। उससे विनाश होगा, लोग मरेंगे, बहुत जन माल की हानि होगी, तो वो हो गया उसका नेगेटिव उपयोग। एक होता है उसका पॉजिटिव उपयोग, उसी ऊर्जा को नियंत्रित रूप में प्रयोग करके उस ऊर्जा को किसी दूसरी ऊर्जा में बदल दिया जाए। यहाँ पे जो ऊर्जा निकल रही है वो परमाणु ऊर्जा है, एटॉमिक एनर्जी है। उसे हम अगर हम बिजली में बदल दें, उसे हम विद्युत ऊर्जा में बदल दें, तो हमारे घर में, आपके घर में बल्ब रोशनी लाई जा सकती है। तो ये याद रखना, किसी भी चीज के दो उपयोग होते हैं। पॉजिटिव वाला आप एग्जाम्पल में याद रख सकते हो, रावत वाटा। रावत वाटा में यही काम किया जाता है, परमाणु यूरेनियम के 235 को तोड़ के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, यानी नियंत्रित वातावरण में, उसे परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है और विद्युत ऊर्जा को आपके क्षेत्र में सप्लाई कर दी जाती है। तो पॉजिटिव उपयोग समझ में आ गया मेरे हिसाब से। नेगेटिव उपयोग भी समझ में आ गया, कहीं भी किसी भी देश पे घेर दो, वहां पे विनाश कर दो, ये नेगेटिव उपयोग हो गया। अब मैंने बात की परमाणु संलयन की। इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 10⁻7 होता है, 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो सूर्य है जिसे मैं तारा बोल रहा हूं, अभी बताया मैंने, तारे का मतलब होता है स्वयं का प्रकाश। तो हमारा जो सूर्य है उसमें 76% हाइड्रोजन है, और सूर्य के केंद्र में जो तापमान है वो 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस है, यानी 1.5 गुणा 10⁻7 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो उसके केंद्र में एक हाइड्रोजन मिलके दूसरे हाइड्रोजन से मिलके हीलियम बनाता है और साथ में ऊर्जा निकलती है। वो ऊर्जा हमारे लिए प्रकाश करती है, रोशनी करती है। तो स्वयं का प्रकाश यानी तारा। अब ये ऊर्जा कहां से आ रही है? परमाणु संलयन की प्रक्रिया से। आप जितने भी रात में टिमटिमाते हुए तारे देखते हो, उनमें सभी में यही प्रक्रिया होती है परमाणु संलयन की। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं, ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा से प्रकाश होता है। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा, स्वयं का प्रकाश। अच्छा, इसके साथ में आप उसको भी समझ लीजिए, चंद्रमा तारा नहीं है। चंद्रमा तारा नहीं है, चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है। चंद्रमा रात्रि को ही चमकता है, जबकि चंद्रमा दिन में भी प्रेजेंट रहता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन रात्रि को जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उससे परावर्तित होने के बाद में वो पृथ्वी की साइड में आती हैं। तो मैं थोड़ा सा मैप से, ग्लोब से समझा देता हूं आपको। ये अपना ग्लोब है, यहाँ पे ग्लोब है, पृथ्वी है, इधर से सूर्य की किरणें आ रही हैं, अपना चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अगर जब इस जगह पे चंद्रमा है तब तो रात्रि वाले चित्र को दिखेगा, इनको तो दिखेगा नहीं, क्योंकि इनके लिए तो जा रहा हो रहा है, सूर्य आ रहा है इस साइड से। यहाँ पे अगर चंद्रमा है तो चंद्रमा पे सूर्य की रोशनी भी पड़ रही होगी, वो रोशनी उस पर पड़ने के बाद में परावर्तित होती है और पृथ्वी की साइड में आती है। तो एक चंद्रमा जो है वो कांच की तरह काम कर रहा है, वो प्रकाश को परावर्तित करने का काम कर रहा है। तो चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा पे कोई रोशनी या कोई ऐसा स्रोत नहीं है जिससे वहां पे ऊर्जा उत्पन्न होती है। चंद्रमा पे शांत इलाका है, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा नहीं है। सूर्य पे आप जा नहीं सकते, सूर्य का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि चंद्रमा जो है वह तारा नहीं है, सूर्य तारा है। तारा क्यों है? क्योंकि उसका स्वयं का प्रकाश है। देख लीजिए एक एक चीजें, मैंने यहाँ पे सूर्य बनाया हुआ है, सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्र लगाते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, मैं इसे मिटा देता हूँ और लास्ट लेक्चर वाली चीजों को एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ कि ये हमारी पृथ्वी है। ये पृथ्वी जो चक्कर लगा रही है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, यानी सूर्य के इस तरीके से चारों ओर लगा रही है। सूर्य एक, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, खरबों की संख्या में तारे मिलके एक गैलेक्सी यानी आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। कितने? खरबों की संख्या में, 1 लाख, 2 लाख, करोड़, 10 करोड़ नहीं, एक खरब, अरब भी नहीं, खरब की संख्या में ये तारे मिलके क्या बनाते हैं? गैलेक्सी। तो हमारी जो गैलेक्सी का मैंने नाम बताया था वो मैंने बताया था मिल्की वे गैलेक्सी बताया था मैंने आपको। तो ये मिल्की वे गैलेक्सी है, इसमें ऐसे अरबों खरबों तारे हैं और उन तारों के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। हमारा जो सूर्य है वो यहाँ पे है, इस जगह पे, इस मिल्की वे के एक किसी कोने में हमारा सूर्य है। खरबों की संख्या में एक छोटा सा हिस्सा जो है वो सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी चक्कर लगा रही है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। और ये जो सूर्य है ये पूरी आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है, ये सूर्य पूरी आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको कि सब दुनिया घूम रही है, चारों तरफ घूम ही रहे हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूम रही है, अपनी धुरी पे भी घूम रही है, उसके साथ साथ में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। सूर्य अपने अक्ष या धुरी पे भी घूम रहा है, उसके साथ साथ में वो आकाशगंगा का भी चक्कर लगा रहा है। तो ये आपकी समझ में मेरे हिसाब से आ गया होगा। ये सारी चीजें आप दोबारा देख लीजिए। सूर्य स्वयं का प्रकाश है, यानी तारा है। रात में जितने भी टिमटिमाते हैं वो सभी तारे हैं, चंद्रमा कोई तारा नहीं है। चंद्रमा
दूसरे की रोशनी से, यानी सूर्य का प्रकाश आता है, उससे परावर्तित होने के बाद में वो चमकता है। तो चंद्रमा एक तारा नहीं है, सूर्य तारा है। इसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, और ग्रहों के साथ में क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और धूमकेतु, इनके बारे में ज्यादा टेंशन मत लीजिए। ये छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनका कोई फिक्स नियम नहीं होता है किस तरीके से चक्कर लगाना है। तो उनके अलग अलग नाम रख दिए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, इस तरीके से नाम रख दिए जाते हैं। आपको तो नॉर्मली ग्रहों के बारे में ही ध्यान रखना है। कुल सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। पहले 9 ग्रह चक्कर लगाते थे, अभी 8 ग्रह, क्योंकि इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल यूनियन जो है, IAU, वो हर 5-10 साल में बैठक करता रहता है, और वो चेक करता रहता है कि ग्रहों के जो नियम है वो कौन कौन से पिंड फॉलो कर रहे हैं। तो ग्रहों के उन्होंने नियम बनाए हुए हैं कि वो एक ही फिक्स कक्षा में घूमेंगे। उनका एक जो घूमने का परिक्रमा का जो क्षेत्र होगा वो फिक्स रहेगा। उसके बाद में वो जो आकार होगा उस ग्रह का, वो गोलाकार होना चाहिए। उसके बाद में उस ग्रह के आसपास में भीड़ नहीं होनी चाहिए छोटे मोटे पिंडों की। तो उस हिसाब से उसे ग्रह मान लिया जाता है। तो 2006 से पहले 9 ग्रह होते थे, लेकिन 2006 में लास्ट वाले यम को ग्रहों से हटा दिया गया था। तो 8 ग्रह आज के समय पे, मैं अभी आपको बहुत सभी ग्रह आसानी से याद करा दूंगा। सूर्य तारा है, उसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ग्रहों के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ग्रह इस तरीके से चक्कर लगा रहे हैं, और क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और धूमकेतु भी चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ पे मैंने बताया सूर्य तारा है, उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोजन को हीलियम में बनाता है और ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा से क्या होता है, और प्रकाश, और प्रकाश का मतलब क्या होता है, तारा। इसमें जो हाइड्रोजन होता है वो 71% है, हीलियम जो है वो 26% है, बची हुई जो है वो अन्य गैस है। और यह कुछ चीजें आपको याद रखनी है। इसका जो केंद्र का जो तापमान है सूर्य का, यहाँ पे इस जगह के आसपास में, वो है 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस, 1.5 गुणा 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा, आप अनुमान नहीं लगा पाओगे। और सतह का जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति पहुंचाया जाए और उससे पूछा जाए तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। अब वैसे तो व्यक्ति पहुंच नहीं सकता 6000 डिग्री सेल्सियस पे, तो जिंदा रहने के चांस ही नहीं है। 100 डिग्री सेल्सियस पे खत्म होने लग जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस पे आग लगने लग जाती है। तो 6000 डिग्री सेल्सियस की तो कोई चांस ही नहीं है। तो हमारा अभी तक उस साइड में, सूर्य की साइड में ज्यादा मिशन नहीं भेजे गए हैं। दूर से ही ऑब्जर्व करते हैं, टेलीस्कोप से, दूर से ही दूरदर्शियों से या दूरबीनों से ऑब्जर्व किया जाता है सूर्य के बारे में। नजदीक तो दूरबीनों को भी नहीं भेजा जा सकता है, सेटेलाइटों को भी नहीं भेजा जा सकता है, क्योंकि वो भी पिघलने के चांस रहते हैं। जैसे कि एक अपना आदित्य नाम से एक मिशन अपना इसरो शुरू करने वाला है कुछ समय में, तो वो आप याद रखना, इसरो आदित्य नाम से एक मिशन शुरू करने वाला है सूर्य की स्टडी करने के लिए। पृथ्वी जो इसका चक्र लगाती है वो अंडाकार आकार में लगाती है, प्योर गोलाकार नहीं लगा पाती। इस तरीके से ये अंडाकार आकार होता है, और इसमें 2 कंडीशन बन रही हैं। एक होता है कि दूरी उसमें थोड़ी सी ज्यादा होती है, और एक कंडीशन में दूरी जो होती है वो कम होती है। नॉर्मली औसत जो दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच में वो है 15 करोड़ किलोमीटर। आपको यही याद रखनी है, औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। लेकिन इसमें 2 कंडीशन बन रही हैं अंडाकार में। इस समय दूरी ज्यादा हो जाती है, और इस समय दूरी जो है वो कम हो जाती है। जिस समय दूरी ज्यादा होगी उसे बोलेंगे अप, और जिस समय दूरी कम होगी उसे बोलेंगे उप। उप का मतलब आप जानते हो, एग्जाम्पल से आप याद कर लीजिए। उप सरपंच के नीचे होता है उप सरपंच, प्रधान के नीचे होता है उप प्रधान। तो उप यानी छोटा, जिसमें दूरी कम होगी, और अप यानी बड़ा, जिसमें दूरी ज्यादा होगी। तो अपसौर की कंडीशन में दूरी हो जाती है 15.3 करोड़ किलोमीटर, और उपसौर में हो जाती है 14.7 करोड़ किलोमीटर। ये आपको याद नहीं रखने हैं, बस ये नाम याद रखने हैं, उपसौर और अपसौर। अपसौर का मतलब अगर दूरी ज्यादा है उस समय, और उपसौर यानी उस समय दूरी कम है। इनका औसत याद रखना है, 15 करोड़ किलोमीटर दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच में है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में। प्रकाश की गति आपने नाम सुना ही होगा, स्पीड ऑफ द लाइट, सुना होगा कभी ना कभी, बचपन में बहुत बार आता है ये। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। आप अनुमान लगा के सोचिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड कितना होता होगा। आप जब गाड़ी चलाते हो तो 60 किलोमीटर 1 घंटे में चलाते हो। अगर मैं 1 मिनट का पूछूं तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलाते हो। अगर मैं 1 सेकंड का पूछूं तो आप उसमें सिर्फ करीब करीब 16 मीटर प्रति सेकंड के आसपास में आता है। 60 का भाग देने पे 16 मीटर के आसपास में आता है। तो आप अनुमान लगाओ कि हम तो इतनी धीमी स्पीड या इतनी गति की बात करते हैं, ये बात कही जा रही है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, कितना तेज होता होगा। तो सूर्य पे जो प्रकाश बन रहा है, जो लाइट बन रही है, उसे पृथ्वी तक आने में
कितना समय लगेगा, ये आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी बता चुका हूँ जो दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच की वो है 15 करोड़ किलोमीटर, और जो स्पीड है यानी गति है वो 3 लाख किलोमीटर। तो अगर आपको समय ज्ञात करना है तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी 15 करोड़, उसमें चाल का भाग दे दीजिए 3 लाख का, तो उसमें करीब करीब निकल के आ जाएगा 8 मिनट और 20 सेकंड। 8 मिनट और 20 सेकंड में सूर्य से प्रकाश की किरणों को पृथ्वी तक आने में समय लगता है। अगर मैं आपसे बोलूं पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो दूरी है वो 3,84,000 किलोमीटर है, सिर्फ 3,84,000। कंपैरिजन करके देखो, 3,84,000 यानी चंद्रमा कितना पास है और सूर्य कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में 3,84,000 किलोमीटर है। अगर चंद्रमा से आकर टकराने वाली जो किरणें हैं प्रकाश की, वो परावर्तित होने के बाद में पृथ्वी पर आती हैं तो कितने समय में आएंगी, कमेंट बॉक्स में लिख के आप पहले तो आप कैलकुलेट कीजिए। 3,84,000 में जो भी स्पीड बताई है मैंने उसमें भाग दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख दीजिए। तो इस तरीके से जो प्रकाश की गति जो है वो आपको याद रखनी है, 3 × 10⁻⁸ इसे बोला जाएगा, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सब होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष ये एक बड़ी लेवल की लंबाई का मात्रक है, लंबाई का मात्रक है, और वो भी बड़ी लेवल की। हम जो बात करते हैं किलोमीटर, मीटर, 1000 किलोमीटर, 200, 100, 200 किलोमीटर, ये बात चल रही है प्रकाश वर्ष यानी ब्रह्मांड के लेवल की बात चल रही है। प्रकाश वर्ष का मतलब हुआ कि ये जो प्रकाश की मैंने स्पीड बताई है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 60 सेकंड यानी 1 मिनट में गुणा कर दो 60 का। अब मैं बात करूं कि 24 घंटे यानी एक दिन में 60 के बाद में 24 का गुणा और कर दो, उसके बाद मैं बोलता हूं कि एक वर्ष में तो उसमें 365 का गुणा और कर दो। देखो इस तरीके से मैंने बताया था 3 लाख, उसमें 60 सेकंड का गुणा कर दोगे तो 1 मिनट का आ जाएगा, और उसमें फिर 60 का गुणा कर दोगे तो 1 घंटे का आ जाएगा, उसके बाद में फिर 24 का गुणा कर दोगे तो 1 दिन का आ जाएगा, और फिर उसमें 365 का गुणा कर दोगे तो 1 वर्ष का आ जाएगा। अगर वो प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड पे चलता है तो 1 वर्ष में कितना वो दूरी तय कर लेगा, इसे बोला जाता है प्रकाश वर्ष। इसे बोला जाता है प्रकाश वर्ष। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, मेरे बस की बात तो है नहीं। तो ये इतना दूरी एक साल में प्रकाश तय कर लेता है, उसे बोला जाता है प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर है। उसके बाद में सूर्य का मैं मतलब बता चुका हूं, ये तारा होता है। सूर्य से आगे जाने पर गैलेक्सी बनती है, और हमारी गैलेक्सी का नाम मैंने बताया था मिल्की वे यानी दुग्ध मेघला। उसके केंद्र से ये 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ये आप अनुमान लगा लीजिए, यहाँ पे गैलेक्सी का केंद्र है और यहाँ पे अपना सूर्य है, इन दोनों के बीच में 30,000 प्रकाश वर्ष, यानी इसमें 30,000 का गुणा और कर दीजिए, किलोमीटर में दूरी आएगी। इतना दूर अपना सूर्य है उससे, यानी गैलेक्सी के केंद्र से। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ वैज्ञानिकों के नाम, टॉलमी, कोपरनिकस, केपलर। ये नॉर्मल वैज्ञानिक इस तरीके से हैं कि पुराने समय पे हम जानते नहीं थे। टॉलमी ने बोला था, ये यूनानी वैज्ञानिक था, तो इसने बोल दिया था कि पृथ्वी पूरा ब्रह्मांड का केंद्र है, पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। लेकिन बाद में धीरे धीरे कोई नया वैज्ञानिक आया, केपलर नाम से, कोपरनिकस नाम से आए, तो उन्होंने बोला पृथ्वी नहीं है, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। उसके बाद में और आए केपलर ने भी उसी सिद्धांत को फॉलो किया कि हाँ सूर्य ही ब्रह्मांड का केंद्र है, क्योंकि उस समय हमारे पास में इसने साइंस का विकास नहीं था, इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, तो वो जितनी सोच बन पाती थी उस हिसाब से वो बोल देते थे। लेकिन अब 20वीं सदी में दूरबीनों का विकास हो गया, नए नए लोगों ने अंतरिक्ष में जाना भी शुरू कर दिया, मतलब आपस में स्पेस की होड़ लग गई, अमेरिका, रूस में, अब तो भारत भी उनमें शामिल हो गया है। भारत का इसरो टॉप मोस्ट स्पेस रिसर्च में आता है। तो इस तरीके से अब तो बहुत ज्यादा होड़ लग गई है और फिर पूरा ब्रह्मांड का अध्ययन किया जा रहा है, तो अभी हमें सटीक जानकारियां मिलती हैं। लेकिन उस समय जितना ज्ञान था उनके पास में, उस हिसाब से उन्होंने बोल दिया। ये आपको याद नहीं रखने, टॉलमी, केपलर और एक कोपरनिकस, आपको नाम याद नहीं रखने। उसके बाद में बात करते हैं सूर्य की जो सतह का तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के केंद्र का जो तापमान है 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस है। इसी तापमान की वजह से उसके केंद्र में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर। सूर्य जो है उसके चारों तरफ रोशनी, किरणें, जहां जहां पे प्रकाश फैला हुआ है उसे बोला जाता है प्रकाश मंडल। और कुछ एक जगह ऐसी हैं जहां पे वायुमंडल में उन प्रकाश की किरणों को सोख लिया जाता है, वहां पे कोई रंग नहीं दिखाई देता, कोई प्रकाश नहीं दिखाई देता, उसे बोला जाता है बर्न स्फीयर यानी क्रोमोस्फीयर। वहां पे कुछ भी प्रकाश नहीं दिखाई देता, उसे बोल रहे हैं क्रोमोस्फीयर। उसके बाद में यहाँ बात करते हैं सूर्य की उम्र के बारे में। मैंने बताया था 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड बना था, 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी बनी थी, और उससे थोड़े बहुत समय पहले ही सूर्य बना था। तो 4.5 वर्ष पहले सूर्य बना है,
अब तक और आज से 5 अरब वर्ष बाद तक सूर्य मौजूद रहेगा। उस समय तक सूर्य तारे के रूप में रहेगा। धीरे धीरे इसमें हाइड्रोजन जो ईंधन है वो खत्म होता जाएगा। जैसे मैंने बताया था नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया हो रही है उसमें हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन से हीलियम बना रहा है, तो धीरे धीरे वो 76% हाइड्रोजन है वो खत्म होता जाएगा और एक समय सारा कुछ हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस समय उसके पास में कोई ईंधन नहीं बचेगा। अब ईंधन नहीं बचेगा तो कोई प्रकाश का कोई स्रोत नहीं रहेगा। तो उस समय 5 अरब वर्ष बाद में, अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, अभी 5 अरब वर्ष हैं, तो 5 अरब वर्ष बाद में वो सूर्य जो है वो विस्फोट के साथ में खत्म हो जाएगा। उस विस्फोट की प्रोसेस को सुपरनोवा बोला जाता है। जब कोई तारा अपनी पूरी जीवन की अवधि पूरी कर लेता है और उसके बाद में वो विस्फोट के साथ में खत्म होता है, विस्फोट होता है, बहुत भयंकर विस्फोट होता है, उस विस्फोट को बोला जाता है सुपरनोवा। तो सूर्य की जो उम्र हो गई 4.5 पहले, 5 अब तक के, तो 9.5 अरब वर्ष सूर्य की उम्र हो गई। ग्रह ग्रह के बारे में मैं बता चुका हूँ। निश्चित परिक्रमा हो, उनका स्वरूप जो हो गोल के गोला आकार हो और आसपास में छोटे मोटे कोई पिंड ना हो। इस तरीके से कुछ बौने ग्रह होते हैं और लघु सौर मंडलीय पिंड, इन पे आपको ध्यान नहीं देना है। बौने या छोटे छोटे पिंड होते हैं जो घूमते रहते हैं चारों तरफ वातावरण में, उनका आपको कोई इतना महत्व नहीं है। अब आ जाते हैं हम सौर मंडल में उपस्थित ग्रहों की विशेषताओं के बारे में। तो मेरे हिसाब से तारे का मतलब आप समझ चुके हैं। सूर्य हमारा तारा है, उसका स्वयं का प्रकाश है। चंद्रमा कोई तारा नहीं है, चंद्रमा पृथ्वी का एक छोटा सा उपग्रह है। चंद्रमा और अपनी पृथ्वी के बीच की दूरी जो है 3,84,000 किलोमीटर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। कंडीशन ऐसी रहती है कि एक समय जो दूरी होती है वो ज्यादा होती है, उसे बोला जाता है अपसौर। एक समय दूरी जो होती है वो कम होती है, उसे बोला जाता है उपसौर। तो इस तरीके से ये सूर्य के बारे में सारी चीज समझ में आ गई है। अब जो 8 ग्रह हैं उनमें से 9वां जो ग्रह मैंने बता दिया था हटा दिया है, हटाने का कारण भी आपको बता दिया था, वो नियमों का पालन नहीं कर रहा था। ये जो यम ग्रह था, इस तरीके से यहाँ पे सूर्य है, यम ग्रह जो था उसकी जो परिक्रमा का जो क्षेत्र था वो फिक्स नहीं था, इस तरीके से घूमता था वो, उसका एक कोई परिक्रमा क्षेत्र नहीं था। ओरिजिनली इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन वो इस तरीके से अपना अलग से ही परिक्रमा क्षेत्र बनाता था। तो 2006 में यम ग्रह को वैज्ञानिकों ने ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह घोषित कर दिया। उल्का पिंड, धूमकेतु, ये सारे छोटे छोटे पिंड होते हैं जो ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, उनका कोई ज्यादा महत्व नहीं होता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और वैसे भी उनका कोई महत्व नहीं होता है। अभी हमें उन 8 ग्रहों के नाम याद करने, एग्जैक्टली आपको नाम याद रहने चाहिए, कभी पूछा जा सकता है। उन ग्रहों की कुछ विशेषताएं वो भी आपको याद रहनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इधर की साइड में सूर्य बनाया हुआ है, ये तारा है, इसका मतलब होता है स्वयं का प्रकाश। और इस स्वयं का प्रकाश जो बन रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ में हीलियम और उसके साथ में जो ऊर्जा निकल रही है उसके कारण, और इसमें परमाणु संलयन की प्रक्रिया होती है, परमाणु संलयन। इस तरीके से ये ऊर्जा निकल रही है। ये मैंने आपको ऊर्जा का स्रोत 6000 डिग्री सेल्सियस यहाँ की सतह पे तापमान होता है, और केंद्र पे बताया था मैंने 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। इससे इधर की साइड में कुछ 8 ग्रह हैं। इधर की साइड तो क्या, इसके चारों तरफ चक्र लगाने वाले 8 ग्रह हैं, कोई फिक्स साइड नहीं है। इधर की साइड में सूर्य है, ये इस तरीके से चक्र लगाएंगे। अब ये टोडी बोर्ड है इसलिए मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ, इसमें इस तरीके से चक्र लगाएंगे। ओरिजिनली में वो जो चक्र लगाने का जो क्रम होता है वो इस तरीके से होता है। यहाँ पे आपका सूर्य है और यहाँ पे अपना एक ग्रह पृथ्वी है, तो ये इस तरीके से चक्र लगाएगा, इस तरीके से चक्र लगाएगा। और अपनी धुरी पे तो ये घूम ही रही है, पृथ्वी अपनी धुरी पे तो साथ साथ में घूम रही है, सूर्य भी अपनी धुरी पे घूम रहा है, और इसके साथ साथ में अपनी पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा भी चक्र लगा रहा है। तो चारों तरफ सभी वस्तुएं एक दूसरे के चारों तरफ घूम रही हैं। अच्छा, एक चीज आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि गुरुजी जो अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये सारी वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है, ऐसे ही शायद सूर्य में गुरुत्वाकर्षण बल होगा, वो भी सारी वस्तुओं को आकर्षित करता होगा। तो ये चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर ऊपर आपको दिखता है, ये नीचे की साइड में क्यों नहीं गिरता है, या ये पृथ्वी जो है वो सूर्य में जाके क्यों नहीं मिल जाती? आपका सवाल सही है। इस तरीके से मैं पृथ्वी का ही एग्जांपल देता हूँ। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ ये चंद्रमा चक्र लगा रहा है, चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब होता है कोई भी 2 वस्तुएं, ये मैं 2 वस्तुएं आपके लिए ले लेता हूँ, ये 2 मार्कर हैं, इनका कुछ द्रव्यमान होगा, इसका 10 ग्राम, इसका 10 ग्राम, ये दोनों आपस में एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। मैंने आपको ज्योग्राफी के लेक्चर नंबर 2 में बताया था, यूनिवर्स वाले में 4 यूनिवर्सल फोर्स है, 4 सार्वभौमिक बल हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला बताया था गुरुत्वाकर्षण बल बताया था, दूसरा बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंग वाला बल, उसके बाद में बताया था कमजोर नाभिकीय बल, और उसके बाद में बताया था प्रबल नाभिकीय बल। उसमें से पहला बात कर रहे हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल। 2 m1 और m2 अगर ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में आपस में
आकर्षण होगा ही। मेरे और पृथ्वी के बीच में आकर्षण है। आप अगर कहीं मोबाइल के पास में बैठे हैं तो मोबाइल और आपके बीच में एग्जैक्टली आकर्षण हो रहा है, लेकिन जो आकर्षण का मान जो होता है ना, वो द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। उसका जो सूत्र होता है जी का m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इन दोनों के भार पे भी डिपेंड करेगा और उन दोनों की दूरी के बीच के स्क्वायर पे भी दूरी डिपेंड करेगा। हमारा जो भार होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता है जैसे मोबाइल का, इन दोनों का, तो ये आपस में महसूस नहीं कर पाते, जबकि एग्जैक्टली इस समय इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। लेकिन पृथ्वी का जो भार है m1 यानी वो वजन है, वो बहुत ज्यादा है, तो उसके कारण पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। अगर हम चंद्रमा पे चले जाएं, चंद्रमा पे भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके भार की तुलना में, लेकिन पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। अगर वहां पे आप उछलोगे तो वहां ज्यादा ऊंचा उछल जाओगे। अगर यहाँ पे आपकी पृथ्वी पे उछलने की क्षमता 1 मीटर है और वही व्यक्ति चंद्रमा पे उछलेगा तो वो कम से कम 1/6 यानी 6 मीटर ऊंचा उछल जाएगा। 1/6 यानी 1/6 कम है वहां पे, तो 6 मीटर उछल जाएगा यहाँ पे, जबकि वो 1 ही मीटर उछल पा रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब हुआ दो चीजों के बीच में आपस में आकर्षण होना। तो अब सवाल आता है कि ये दोनों अगर आकर्षण है तो ये चंद्रमा पृथ्वी के अंदर आके क्यों नहीं गिर रहा है। इसका जवाब होता है कि यहाँ पे इधर की साइड में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन उसके अपोजिट में ये जब घूम रहा है ना, घूमते समय एक बल और लगता है, उसे बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, बाहर की तरफ लगता है इस तरीके से। ये दोनों बल इसके घूमने के कारण बराबर हो जाते हैं। जब किसी भी वस्तु को आप रस्सी से बांध के इस तरीके से घुमाते हो और जब छोड़ते हो तो वो सीधा बाहर की साइड में जाती है। आप किसी भी छोटे से पत्थर को रस्सी में बांधिए और इस तरीके से घुमाइए, घुमाने के बाद में जब उसे छोड़ोगे तो जिस साइड में छोड़ोगे ना उसी साइड में वो निकल जाता है। तो उसमें एक अपेंद्रीय बल होता है, बाहर की साइड में होता है, अपकेंद्रीय और नीचे की साइड में होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये घूमने से ये बैलेंस हो जाता है। तो इसलिए सभी वस्तुएं ब्रह्मांड की एक दूसरे के चारों तरफ घूमती रहती हैं। जब तक घूमती रहेंगी तब तक वो बैलेंस में बनी रहेंगी, और जिस समय इनकी स्पीड डाउन हुई, डाउन होते ही ये घूमता घूमता पृथ्वी के अंदर में आके गिर जाएगा। तो ये घूमना एक उपग्रह की प्रक्रिया होती है। जितने भी सैटेलाइट भेजे जाते हैं उनको एक डायरेक्शन में गति दे दी जाती है ताकि वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहें। मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल बराबर हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं उन 8 ग्रहों के बारे में। सबसे पहला जो ग्रह है वो आपको याद रखना है, सबसे नजदीक जो है वो है बुध। मैं इसमें दिखा देता हूँ। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल। उसके बाद में बहुत सारे छोटे छोटे ग्रह हैं और इन ग्रहों को बोला जाता है क्षुद्र ग्रह। उसके बाद में आता है बृहस्पति और उसके बाद में आता है शनि, शनि के बाद में अरुण, अरुण के बाद में। अब इनको याद कैसे रखें, कोई ज्यादा टफ नहीं है, एक एक करके क्रम याद रखना है। इस तरीके से याद रखना है, जो नजदीक है सूर्य के, फिर उसके बाद दूर दूर, इस तरीके से याद करते जाना है। सबसे आसान तरीका देखो कि आप 2 दिन छोड़ दीजिए अपने बार के, सोमवार और मंगलवार को छोड़ दीजिए, बुधवार से शुरू कीजिए। बुधवार अगला दिन छोड़ दीजिए गुरुवार को, फिर आ जाइए शुक्रवार पे। शुरुआती 2 हो गए बुधवार और शुक्रवार। ये तीसरे नंबर पे आपको पृथ्वी तो याद ही करना पड़ेगा। ये तीसरा वाला, थर्ड वाला आपको हमेशा याद रखना है। थर्ड पे कौन सा है, पृथ्वी। उसके बाद में मंगल, मंगल के बाद में 1 दिन छोड़ दीजिए बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में 1 दिन छोड़ दीजिए शनि। अरुण वरुण आपको याद रहते ही हैं। मेरे साथ में दोबारा आप रिवाइज कर सकते हैं। पहला बुध हुआ, दूसरा शुक्र हुआ, तीसरा पृथ्वी हुआ, चौथा मंगल हुआ, 5वां बृहस्पति, 6वां शनि, 7वां अरुण, 8वां वरुण। दोबारा रिवाइज कर लीजिए। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, 5वां बृहस्पति, 6वां शनि, 7वां अरुण, 8वां वरुण। दोबारा उल्टी साइड से रिवाइज कीजिए। 8वां वरुण, 7वां अरुण, 6वां शनि, 5वां बृहस्पति, चौथा मंगल, तीसरा पृथ्वी, दूसरा शुक्र, पहला बुध। तो ये आपको मेरे हिसाब से याद हो गए होंगे। एक बार और फास्ट से बोल देता हूँ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। कैसे भी करके आप याद करो, यही क्रम होता है। इस तरीके से आपको याद रहना चाहिए। कोई ट्रिक नहीं है। अगर कोई ट्रिक है आपके पास में तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो पहला जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह, ये सबसे छोटा ग्रह है, तो ये आपको इसके बारे में याद रखना है। सबसे छोटा कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह। सबसे सूर्य के नजदीक कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह। और सूर्य के सबसे तेज चक्कर कौन लगाएगा, नजदीक है तो उसके पास में जो चक्कर लगाने का जो परिक्रमा होगी वो कम होगी, तो सबसे तेज चक्कर कौन लगाएगा, वो बुध लगाएगा। और यहाँ पे तापांतर जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तापांतर का मतलब दिन में तापमान और रात में तापमान। दिन में तापमान होता है इधर की साइड में बहुत ज्यादा 500 डिग्री सेल्सियस, रात में इधर की साइड में नेगेटिव तापमान पहुंच जाता है। तो वहां पे तापांतर जो हो गया वो सबसे ज्यादा हो गया। तो ये आपको याद रखना है। सबसे छोटा सूर्य के नजदीक, सबसे तेज चक्र लगाएगा, उसके बाद में तापांतर सबसे ज्यादा। अब नंबर 2 पे आ जाते हैं, बुध के बाद में शुक्र। शुक्र की खास बात है, इसे चमकीला ग्रह भी बोला जाता है और गर्म ग्रह भी बोला जाता है। इसका मैं आपको पहले एग्जाम्पल में बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में
कि वहां पे ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस की बात चलिए तो मैं समझा देता हूं आपको। इसे ग्रीन हाउस गैस को बोला जाता है कांच घर या पौध घर। ये गाड़ी है आपकी, जैसे इस तरीके से ऊपर से सूर्य, यहाँ पे कांच लगे हुए हैं इस पूरी गाड़ी में, ऊपर से सूर्य की किरणें आती हैं, और ये जो कांच होते हैं वो इस तरीके से होते हैं इस गाड़ी के कि ये सूर्य की किरणों को तो आने देते हैं, लेकिन जब बाहर जाने की बात आती है तो इसे बाहर नहीं जाने देते हैं, इसे फिर वापस से टकराने के बाद में अंदर भेज दिया जाता है। तो सूर्य की किरणें बाहर से तो अंदर आती जा रही है, लेकिन जब बाहर जाने की बारी आ रही है, नहीं, मना कर देते हैं ये कांच की, नहीं आप बाहर नहीं जा पाओगे। तो इसके अंदर जो तापमान होगा वो बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा, तो उससे यहाँ पे जो टेम्परेचर है, हीट है, वो ज्यादा हो जाएगी। इसे बोला जाता है हरित गृह प्रभाव। इसके और सारे उपयोग भी आप कर सकते हो कि जैसे जहाँ पे भी सर्दियां पड़ती हैं, वहां पे जहाँ पे तापमान कम रहता है वहां पे अधिक तापमान वाली सब्जियां आपको उगानी है, तो इस तरीके से आप पूरा कांच घर बना दीजिए, उस कांच घर में सब्जियां उगा दीजिए। बाहर से तापमान आएगा, अंदर से बाहर जाने की बारी आएगी तो ये मना कर देगा कांच, और अंदर का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप अगर किसी गाड़ी को धूप में खड़ा कर दीजिए और आधे घंटे के अंदर वो गाड़ी भभकने लग जाएगी, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर से जो तापमान है वो बाहर नहीं जा पाता है। ऐसे ही इसे बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, GHG, हरित गृह प्रभाव। ये आपको याद रहना चाहिए। हरित गृह प्रभाव के लिए अपने पृथ्वी पे सबसे ज्यादा जो उत्तरदायी है, पृथ्वी के चारों ओर हरित गृह प्रभाव है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। इसके लिए जो सबसे ज्यादा उत्तरदायी है उनका कोई एक ट्रिक है, मीना काजल लगाती है। मीना काजल लगाती है, तो मीना का मतलब होता है मीथेन। ये नाम आपको याद रहने चाहिए। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। काजल का मतलब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और जल का मतलब जल वाष्प। इनमें सबसे ज्यादा जो है वो जल वाष्प है। जल वाष्प के लिए मनुष्य का कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जल वाष्प तो ऑटोमेटिक बढ़ता रहता है। सबसे ज्यादा मनुष्य की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो है CO2 के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। हमारा आज के समय पे जब औद्योगिकरण शुरू हो चुका है, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सबसे ज्यादा हो रहा है, तो अभी ग्रीन हाउस गैसें जो है वो बढ़ती जा रही हैं, उसके कारण टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ वो गैसें बढ़ जाएंगी। बाहर से जब किरणें आएंगी वो अंदर तो आने देगा, जब बाहर जाने की बारी आएगी तब उन्हें वो रोक देगा, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो मैं ये क्यों समझाया, मैंने ये इस तरह समझाया कि सूर्य को, शुक्र को बोला जा रहा है चमकीला ग्रह, गर्म ग्रह बोला जाए है। क्यों? वहां पे क्या हो रहा है कि सूर्य के, शुक्र के चारों तरफ इस तरीके से ग्रीन हाउस गैसों की बहुत घनी मोटी परत बन गई है, घनी और मोटी परत। अब बाहर से सूर्य की किरणें तो आ जाती है, अंदर से जब बाहर जाने की बारी आती है बिल्कुल खत्म, तो पूरा का पूरा शुक्र ग्रह जलने लग गया है, आग की तरह भभकने लग गया है। तो इसलिए शुक्र ग्रह को चमकीला बोला जाता है और गर्म ग्रह भी बोला जाता है। इसे सांझ का या भोर का तारा भी बोला जाता है, क्योंकि सुबह हमारे यहाँ पे सूर्योदय होने से पहले आप 4 बजे के आसपास इसे देखेंगे तो उस समय दिख जाता है, शाम को भी ये दिखता है, तो इसलिए सांझ का तारा या भोर का तारा। पृथ्वी के सबसे निकट जो है वो शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट जो है वो शुक्र है। सूर्य के सबसे नजदीक जो है वो बुध है। उसके बाद में पृथ्वी के निकटतम है। आकार में ये पृथ्वी के बराबर आपको दिख रहा होगा, आकार में बराबर है, तो इसलिए इसे पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगनी कहा जाता है। इसका जो चक्र लगाने का जो क्रम है बाकी और ग्रहों की तुलना में विपरीत रूप से चक्र लगाता है। ये पूरब से पश्चिम लगाता है, बाकी जितने भी अपनी दूरी पे घूमते हैं वो पश्चिम से पूरब घूमते हैं। अब आ जाते हैं पृथ्वी के बारे में। ये इन 8 ग्रहों में अकेला ग्रह है जिसपे जीवन संभव है। जीवन की संभावना सिर्फ और सिर्फ इसी पे है। यहाँ पे पानी मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है और जीवन पनपता है। तो ओनली ग्रह अभी तक मनुष्य ने जितना भी देखा है, जितना भी समझा है, केवल इसी ग्रह के बारे में माना जाता है कि यहीं पे जीवन संभव है। बाकी आगे संभावनाओं का कुछ पता नहीं है, और भी ग्रह हो सकते हैं, ब्रह्मांड इतना बड़ा है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अभी तक की जितना पता है वहां पे जीवन सिर्फ पृथ्वी पे संभव है। उसके बाद में मैंने बताया था नीला जो ग्रह है ये है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पानी है, समुद्र बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ऊपर से देखने पे अपना जो पृथ्वी है वो नीले रंग का दिखाई देता है। इसकी जो त्रिज्या है वो 6400 किलोमीटर है, आप याद रख लेना, बाकी अगले लेक्चर्स में मैं आपको याद कराऊंगा ही। ये पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अपनी दूरी पे 24 घंटे में चक्र लगा लेती है, और सूर्य के चारों तरफ ये चक्र लगाने का काम जो करती है वो करती है 365 दिन में। और चंद्रमा जो पृथ्वी का चक्र लगाता है वो 28 दिन में। ये आपको याद रहने चाहिए। चारों ही घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चारों ही घटनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात करता हूं 24 घंटे वाले की। 24 घंटे का मतलब हुआ कि ये अपनी पृथ्वी है, अपना ये ग्लोब है, ये अपनी दूरी पे घूम रहा है। अपनी दूरी पे घूमने के साथ साथ में ये सूर्य का परिक्रमा भी लगा रहा है। सूर्य का परिक्रमा लगाने को बोला जाता है परिक्रमण, और अपनी दूरी पे घूमने को बोला जाता है परिभ्रमण।
अपनी धुरी पे वो घूमने को क्या बोलेंगे, परिभ्रमण, और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने को बोलेंगे परिक्रमण। ये जो अपनी धुरी पे जो घूमता है वो 24 घंटे में घूम लेता है। तो 24 घंटे में घूमने से क्या बनता है, दिन और रात। आप देख सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं, इधर की साइड से मैं मान लेता हूँ सूर्य का प्रकाश आ रहा है, इधर की साइड से बल्ब से उजाला हो रहा है। तो इस तरीके से देखिए, तो यहाँ पे अभी उजाला हो रहा है, इधर की साइड में क्या हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। बैक साइड में अंधेरा हो रहा होगा ना, जिस साइड से प्रकाश आ रहा है यहाँ पे प्रकाश उसने रोक लिया, इधर की साइड में क्या हो गया, अंधेरा। तो आप देखिए इधर की साइड में आपको कौन सा देश दिख रहा है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एशिया, और एशिया में आपको इधर की साइड में भारत दिख रहा होगा, मुझे यहाँ पे इस साइड में अमेरिका दिख रहा है। तो आज जिस समय एशिया या भारत में उजाला हो रहा होगा उस समय अमेरिका में क्या हो रहा होगा, अंधेरा। धीरे धीरे ये घूमता घूमता इस तरीके से घूमता घूमता एक समय ऐसे आएगा, इस तरीके से घूमते घूमते अमेरिका इस साइड में आ जाएगा, सूर्य के इस साइड में, सूर्य इस साइड में, और भारत जो है वो एक साइड में चल जाएगा। तो भारत में क्या हो गया, अंधेरा, और अमेरिका में क्या हो गया, उजाला। तो ये याद रखना है, 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, जिसे बोला जाता है परिभ्रमण, और उसके कारण क्या बन रहे हैं, दिन और रात। याद रखना है, ये 24 घंटे में अपनी धुरी पे घूमने को परिभ्रमण बोलते हैं, उसके कारण दिन और रात बन रहे हैं। पहला आपकी समझ में आया। दूसरा मैं बात करता हूं 365 दिन। 365 दिन नॉर्मली आप जानते हो एक वर्ष बनती है। अच्छा, एक चीज आप याद रखना है, ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये फिक्स नहीं है, कुछ इसमें 24 घंटे में थोड़ा सा कम है, लेकिन आपको 24 घंटे याद रखना है। वैसे 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड है, वो आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ 24 घंटे। ऐसे ही इसमें 365 दिन 5 घंटे कुछ ऐसा है वो, लेकिन वो आपको याद नहीं रखना है, बस 365 दिन याद रखना। अब ये पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमने के साथ साथ में सूर्य के चारों ओर चक्र भी लगा रही है। तो जितने समय में ये चारों ओर चक्र लगा लेती है वो 365 दिन होते हैं। उससे अपना क्या बनता है, एक वर्ष। क्या बन रहा है, एक वर्ष। तो अपनी दूरी पे घूमने के कारण बन रहा है दिन रात, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण बन रहा है एक वर्ष। तो दूसरी प्रक्रिया भी आपकी समझ में आ गई मेरे हिसाब से। उसके बाद में बात करते हैं 28 दिन, यानी ये अपनी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के इधर की साइड में एक उपग्रह चंद्रमा, वो पृथ्वी का चक्र लगा रहा है। ग्रह जो होता है, उपग्रह जो होता है वो ग्रह के चक्र लगा रहा है। तो ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी के चारों ओर चक्र लगा रहा है, तो ये 28 दिन में चक्र लगा देता है। तो इससे एक महीने का निर्माण होता है। महीने बनने का कारण चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्र लगाना, वर्ष बनने का कारण पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्र लगाना, दिन बनने का कारण, दिन और रात बनने के कारण पृथ्वी का अपनी धुरी पे घूमना 24 घंटे में। और इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है 23.5 डिग्री झुकी होना। 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण मौसम बनते हैं, जो आप देखते हो, सर्दी गर्मी बरसात, सर्दी गर्मी, ये जो भी बसंत ऋतु का मौसम जो भी देखते हो, वो उनका बनने का कारण होता है अपनी अच्छी यानी धुरी पे 23.5 डिग्री झुका होना। ओरिजिनली हम जो नक्शा बनाते हैं भारत का, अब देखिए इस तरीके से आपको सीधा दिख रहा होगा, सीधा भारत दिख रहा होगा, लेकिन भारत जो है वो इस तरीके से, मैं इसे बराबर में लाता हूं ना, तो भारत जो है तिरछा है, यानी ये कितना डिग्री झुका हुआ है, अपना ग्लोब जो है वो 23.5 डिग्री झुका। इसके कारण मौसम परिवर्तन होता है। इसके लिए मैं आपको स्पेशली वीडियो दिखा देता हूं, आपको तभी समझ में आ जाएगा कि कैसे मौसम बदलते हैं, कैसे मौसम बनते हैं। बताया था आपको, जो अपनी पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर 365 दिन में एक चक्र लगाती है, और एक दिन में अपनी धुरी पे चक्र लगाती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। ये पृथ्वी अपनी धुरी के साथ में 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण मौसम परिवर्तन होते हैं। मान लीजिए अभी हम पहुंच गए हैं दिसंबर के महीने में। दिसंबर के महीने में 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण जो कर्क रेखा है उस पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तथा मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ऑस्ट्रेलिया वाला चित्र अगर आप देख सकते हैं, तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी करने के कारण वहाँ पे सर्दियों का मौसम होता है। धीरे धीरे अगर समय को बढ़ाते जाएं और हम पहुँच जाते हैं फरवरी मार्च करते हुए, मार्च में आ जाता है एक समय 21 मार्च के पास में सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो दिन और रात दोनों ही बराबर होते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, और अब हम पहुंचते हैं जून में। जून में 21 जून के आसपास में, 21 जून के दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, यानी अपने भारत वाले क्षेत्र, राजस्थान वाले क्षेत्र पे सीधी पड़ती हैं। तो वहाँ पे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, और जो दिन का जो समय होगा वो ज़्यादा होगा, और रात का समय जो होगा वो कम होगा। तो इस तरीके से अलग अलग मौसम परिवर्तन होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये चारों घटनाएं समझ में आ गई होंगी, अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी।
आगे बात करते हैं अपना मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो लाल ग्रह बोला जाता है, लाल ग्रह इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड सबसे ज्यादा मिलता है। 24 घंटे में ही ये अपनी दूरी पे घूमता है, यानी जितने समय में पृथ्वी घूमती है उतने ही समय में ये घूमता है। और इस पे की जो इसका जो धुरी है वो 25 डिग्री झुकी हुई है अपनी पृथ्वी की 23.5 डिग्री। इसलिए मंगल पे जीवन की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं, क्योंकि इसमें पृथ्वी जैसी समानताएं आपको मिल रही होंगी। अभी तक कोई साक्ष्य या कोई प्रमाण नहीं मिला है मंगल पे जीवन का और पानी का। बाकी जितनी भी झूठ उड़ाएं वो बात अलग है, अफवाहें उड़ती रहती हैं। बाकी तो लोग मंगल पे प्लॉट भी काटने लग गए, लेकिन इस समय तक कोई भी उम्मीद या कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है मंगल ग्रह पे। इस समय तक कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है मंगल ग्रह पे पानी का और ऑक्सीजन का। उसके बाद में यूएसए का नासा जो है उसने यहाँ पे एक रोवर नाम से एक अपना प्रोजेक्ट भेजा हुआ है मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए। भारत ने मॉम मिशन ऑन मार्स, जिसे मंगलयान भी बोला जाता है, 5 नवंबर 2013 को भेजा था। वो अभी जाके वहां पे सेटल हो चुका है और वहां पे अध्ययन किया जा रहा है। 2013 में भेजा था, 2015 में वो पहुंच गया था और अभी वहां पे अच्छे ढंग से काम कर रहा है। वहां की जानकारियां अपने इसरो को दे रहा है। इसरो आपको याद रखना है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है। विश्व के सबसे बड़े जितने भी एजेंसी हैं उनसे टक्कर ले रहा है। जैसे कि इससे देख लीजिए मंगलयान मिशन से, ये जो मंगलयान मिशन भेजा गया था और अमेरिका का जो रोवर मिशन भेजा गया था, इनके जो पैसे की जो लागत थी उसमें उसमें करीब करीब 20 गुना का अंतर था। उनका जो पैसा लगा था बहुत ज्यादा लगा था, हमारा बहुत सस्ते में चला गया था। और सबसे खास बात यह थी कि हमारा जो मिशन था पहली ही बार में सफलता प्राप्त कर चुका था। बाकी किसी भी देश के मिशन ने पहली बार में सफलता प्राप्त नहीं की थी। तो इसरो बहुत अच्छा अपना इंस्टीट्यूशन है। ऐसे ही डीआरडीओ भी है अपनी डिफेंस के लिए, लेकिन इसरो आपको याद रहना है। उसके बाद में सबसे बड़ा जो आता है वो बृहस्पति ग्रह आता है, 5वें नंबर पे बड़ा है और इसके चारों ओर बहुत सारे उपग्रह हैं। उपग्रह सबसे ज्यादा अगर उपग्रहों की बात है तो अपना बृहस्पति ग्रह, इसके चारों तरफ बहुत सारे उपग्रह हैं। उनमें से सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम है ज्ञानीमीड। याद रख लो, हो जाए तो अगर पूछ लिया जाए कभी एग्जाम में पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो वो ज्ञानीमीड। नहीं रहता है याद तो मत याद करो, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में सबसे बड़ा हो गया है, उसके बाद में आता है शनि। शनि का नंबर जो है वो 6वां है। मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे उल्कापिंड, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह हैं, तो उन्हें ज्यादातर को क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र यानी छोटे छोटे ग्रह हैं, ये आपको याद रखना है। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है, क्षुद्र ग्रह बहुत सारे। ये भी सूर्य के चारों तरफ चक्र लगा रहे हैं, ये ग्रह भी चक्र लगा रहे हैं, लेकिन इनका जो परिक्रमा मार्ग होता है वो फिक्स नहीं होता है। ये जहां मन करता है वहां भटक जाते हैं। इधर की साइड में चक्र लगाने के बजाय वो पृथ्वी की साइड में भी आ जाते हैं, जिन्हें उल्कापिंड बोला जाता है। भारत पृथ्वी पर जब आते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल से घर्षण के कारण उनमें आग लग जाती है। जितना भी आप बोलते हो ना ये तारे टूट रहे हैं, टूटते हुए तारे दिखते हैं, वो तारे नहीं टूटते हैं। तारे टूटने का तो कोई चांस ही नहीं होता है, तारे तो बहुत ज्यादा दूर है, तारे टूटने का कोई चांस नहीं है। वो ऐसा होता है इनमें से कि मान लीजिए ये छोटा सा पिंड है क्षुद्र ग्रह, ये अपना रास्ता भटक के इधर की साइड में आ गया। अब पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, वायुमंडल है, पृथ्वी की परतें हैं, जैसे कि आपको याद होगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, इस तरीके से पृथ्वी की परतें हैं। जब ये पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसका गति तेज होने के कारण इसमें वायु या वायुमंडल से घर्षण होता है और घर्षण होने के कारण इसमें आग लगने लग जाती है। तो जब ये आगे की साइड में बढ़ता है तो आग लगने के कारण ये नष्ट होने लगता है। पृथ्वी तक बहुत कम चांस में आके पहुंच पाते हैं, बहुत कम, कुछ एक आगे पहुंच पाते हैं, बहुत कम आगे पहुंच पाते हैं। ज्यादातर इस वायुमंडल के घर्षण के कारण, आग लगने के कारण नष्ट हो जाते हैं। तो अब अगली बार जब भी आप टूटता हुआ तारा बोले, वो टूटता हुआ तारा नहीं होता है एग्जैक्टली में, वो इनमें से कोई छोटा पिंड होता है, वो इधर की साइड में अपना रास्ता भटक के आ जाता है और वायुमंडल के घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है। तो ये क्षुद्र ग्रहों के बारे में याद रखना। मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में कौन से ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह। ये भी चक्र लगा रहे हैं लेकिन ये अपना रास्ता भटक जाते हैं। शनि के चारों तरफ एक बेल्ट बनी हुई है, वलय बनी हुई है, ये बादल क्लाउड बने हुए हैं, ये बस याद रखना। बेल्ट वाला ग्रह कौन सा है, वो शनि है। उसके बाद में इसे पीला ग्रह भी बोला जाता है। इसके चारों तरफ वायुमंडल है अपनी पृथ्वी के जैसे। यहाँ पे एक उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन। टाइटन फेमस है इसलिए आपको याद रख लेना। बाकी ये कोई बड़ा नहीं है, दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे ज्ञानीमीड आता है, दूसरे नंबर पे टाइटन उपग्रह आता है। उसके बाद में अरुण और वरुण, इनके बारे में कोई खास बात नहीं है। अरुण के बारे में बस इतना जान लीजिए जैसे कि शुक्र का बताया था, शुक्र जो है वो चक्र उल्टा लगा रहा है, ऐसे ही अरुण भी चक्र जो है उल्टा लगा रहा है। एक चीज याद रखना, बुध का और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, तो बिना उपग्रह वाले 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र। लाल ग्रह मंगल, लाल क्यों है, आयरन ऑक्साइड के कारण।
चमकीला ग्रह, गर्म ग्रह शुक्र। गर्म क्यों है? ग्रीन हाउस गैस के कारण। भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र। उसके बाद में पृथ्वी के निकटतम शुक्र, आकार में बराबर, इसलिए क्या बोल दिया? पृथ्वी की बहन। चक्र कैसा लगा रहा है? विपरीत लगा रहा है। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? बुध। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा है? शुक्र। सूर्य से सबसे दूर कौन सा है? वरुण। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। बलय वाला कौन सा है? शनि। पीला कौन सा है? शनि। उसके बाद में मंगल लाल है और ये 24 घंटे में चक्कर लगाता है, अपनी धुरी पे 24 घंटे में घूमता है और उसके बाद में 25 डिग्री का झुकाव है। ये चार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट घटना मैं आपको बता चुका हूं। 23.5 डिग्री पे झुका होना, इसका मतलब मौसमों में परिवर्तन। उसके बाद में 24 घंटे अपनी धुरी पे घूमना, इसका मतलब हुआ दिन और रात का बढ़ना। उसके बाद में 365 दिन सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ये होता है एक वर्ष का निर्माण। और 28 दिन यानी चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, उससे बनता है एक महीना। तो इस तरीके से हमने पूरा सौर मंडल कंप्लीट कर लिया है। आपको मेरे हिसाब से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार जल्दी से सारी चीजों को रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले मैंने बताया था कि सूर्य एक तारा है, तारा का स्वयं का प्रकाश होता है, चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है। अब ये प्रकाश कहां से आता है? प्रकाश आता है परमाणु संलयन की प्रक्रिया से। परमाणु संलयन यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम। उसके लिए तापमान ज्यादा चाहिए होता है, जो सूर्य के केंद्र में उपस्थित है। सूर्य की सतह का तापमान मैंने बताया था 6000 डिग्री सेल्सियस, वो आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद में हमने बात की है इन 8 ग्रहों की। इन ग्रहों के बारे में नाम याद रहने चाहिए। मैं एक बार आपको जल्दी जल्दी से रिवाइज कराता हूँ। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठवां शनि, सातवां अरुण और आठवां वरुण। पहले की बात की जाए बुध की। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, सबसे छोटा है, सूर्य के सबसे नजदीक भी है और सबसे छोटा है। दूसरे की बात की जाए शुक्र की, चमकीला है, गर्म ग्रह है। क्यों है? ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के कारण। आकार में पृथ्वी के बराबर है, इसलिए पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और ये जो चक्र लगाता है वो बाकी ग्रहों की तुलना में उल्टा लगाता है। एक तो ये लगाता है शुक्र उल्टा और एक लगाता है अरुण। ऐसे ही बुध और शुक्र, इन दोनों का कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के बारे में बात की, नीला रंग का ग्रह है, जीवन इस पे संभव है, त्रिज्या इतनी है। 4 घटना याद रहनी चाहिए। 23.5 डिग्री 24 घंटे यानी दिन रात बनना, अपनी दूरी पे घूमना, परिभ्रमण। उसके बाद में 365 दिन यानी एक वर्ष का बनना। उसके बाद में 28 दिन यानी एक महीने का, यानी चंद्रमा के द्वारा घूमना। मंगल की बात की थी, लाल है, लाल का कारण आयरन ऑक्साइड, ये अपनी पृथ्वी के बराबर समानताएं दिखाता है। भारत ने अपना MOM यानी मंगलयान मिशन भेजा था 2013 में। वो सक्सेसफुली वहां का विश्लेषण कर रहा है और अपने इसरो को सूचनाएं प्रदान कर रहा है। उसके बाद में बात की, बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसका जो एक उपग्रह जो मैंने याद बताया था गैनीमीड नाम से, सबसे ज्यादा उपग्रह जो है वो बृहस्पति के। नंबर याद मत करना कभी भी कितने उपग्रह हैं, कोई बोलेगा 60, कोई बोलेगा 70, मत याद करना, कोई जरूरत नहीं है। याद रख लेना ये उपग्रह का नाम। उसके बाद में बताया था शनि बेल्ट वाला है, पीला है और इसका एक ग्रह उपग्रह वो टाइटन नाम से। अरुण और वरुण, सबसे ज्यादा दूर जो है वो वरुण है। अरुण और वरुण ये दोनों एक दूसरे के आकार में। तो मेरे हिसाब से सौर मंडल आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा और शायद ही कोई सवाल आपके मन में बचा होगा। तो धन्यवाद। राम राम साम।